मास पॉइंट ज्योमेट्री में 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मैंने कल एक पैटर्न आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है भाई, उस पर हमने बेस्ड सवाल भी लिया था। उस पर बेस्ड एक और सवाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 2। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल ए बी सी है, आपके सामने भाई इस तरीके से दोस्तों एक ट्राइंगल ए बी सी है। क्लियर है? डी साइड बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट हो गया, ये इक्वल हो गया। ठीक है। पॉइंट ई लाइज ऑन एसी सच दैट सीई बराबर 1/3 ऑफ एसी। ई जो है साइड सीए पर ऐसा पॉइंट है कि सीई जो है एसी का 1/3 है। मतलब अगर एसी की लंबाई 3 है तो सीई 1 है, तो ए कितना बचेगा 2। यानी कि रेशियो जो है आपको कितना दे रखा है 2:1। ए से ईसी का रेशियो कितना दे रखा है 2:1। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ इसमें? डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी से डीसी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है ना। सी जो है एसी का 1/3 है, अगर मैं एसी को 3 मान लेता हूं तो सीई 1 होगा, ए 2 बचेगा। सवाल में यह बोला गया है कि बीई और एडी एक दूसरे को जी पे काटते हैं, तो आपने बीई को मिलाया और प्यारे भाइयों आपने एडी को मिलाया और इस तरीके से जी पे काटे हैं। और सवाल में पूछा कि एजी से जीडी की लेंथ का रेशियो क्या है। एजी से जीडी की लेंथ का रेशियो क्या है, ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, करके बताइए कैसे करेंगे। है भाई, मैंने आपको कल ही बोला था ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आता है, अगर आपको 2 रेशियो पता है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये लास्ट ईयर प्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए आपको ये रेशियो दिया है बीसी पे, आपको ये रेशियो दिया है एसी पे, तो पॉइंट सी कॉमन आ रहा है, पिपिटल पॉइंट, यहीं से शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे भाई। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 1 kg वजन जाएगा, यहां 1 kg आएगा। लेकिन अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 1 kg आएगा, यहां 2 kg आएगा। तो 1 और 2 का एलसीएम यहां पे 2 kg वजन रख लेते हैं, यहां पे 2 किलो वजन रख लेते हैं, 2 किलो। अगर ये लाइन बैलेंस है तो 2 एकम 2, यहां पे भी 2 आना चाहिए, 2 एकम 2। पॉइंट डी पे कितना आएगा 2 और 2 4। पॉइंट डी पे कितना आएगा, यहां पे 2 और 2, अगर ये लाइन बैलेंस है 2 यहां पे 2 यहां पे, तो डी पे हो जाएगा 4। अगर ये लाइन बैलेंस है एसी, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, यहां 2 एकम 2, तो यहां पे कितना वजन आएगा 1। भाई 1 दूनी 2, 2 एकम 2, M1 L1 प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, मास इंटू लेंथ का प्रोडक्ट। ना मुझे निकालना है एजी रेशियो जीडी, अगर ये लाइन बैलेंस है एडी। दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है एडी, यहां 1 kg वजन है, यहां 4 kg वजन है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा, एजी से जीडी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 4:1, और ये आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर आप ये थ्योरम जानते थे तो आप इस साल को सॉल्व करने में केवल 15-16 सेकंड का समय लेते, और नहीं जानते तो इसमें टाइम लगता भाई। क्लियर है? सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता था बीजी रेशियो जी, जिसको नहीं पता चला है वो कल का लेक्चर पढ़ के आओ, तभी आप आगे की चीज समझ पाओगे। बीजी रेशियो जी अगर आपसे पूछा होता। दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 1 kg मास है, यहां 1 किलो मास है, या 2 किलो, तो यहां ई पे कितना होगा दोस्तों 3 kg। दोस्तों अगर ये लाइन बीई बैलेंस है, यहां 2 kg मास है, यहां 3 kg मास है, तो बीजी से जी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 3:2। तो सवाल का उत्तर हो जाता 3:2। कर लोगे? बहुत आसान सी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करिए मेरे प्यारे भाई, यहां तक ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे सारे भाइयों को समझ में आ रहा है। अब सेकंड पैटर्न पे जा रहा हूं। अगर आपको इस तरीके से एक रेशियो साइड पे दिया है और एक रेशियो सीवियन पे दिया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने ये ट्रायंगल एबीसी है दोस्तों, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये सीवियन होगी दोस्तों एडी, ये सीवियन होगी दोस्तों बीई, और मेरे प्यारे भाई ये होगी सीवियन सीएफ। यहां पे काट रहे पॉइंट ओ पे, ठीक है ना। या तो दोनों रेशियो साइड पे देगा, एक रेशियो साइड पे, एक रेशियो 7 पे, सीवियन पे। जैसे सवाल में दे दिया कि बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 है, बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 है, 5:3। बीडी से डीसी का जो रेशियो है 5:3 है, और एओ से ओडी का जो रेशियो है दोस्तों 7:4 है, ये 7:4 है, 7:4। एओ से ओसी का रेशियो 7:4 है। तो आपसे पूछेगा एफ रेशियो एफ बी, बताइए क्या आएगा उत्तर, या ए रेशियो ईसी, बताइए क्या होगा। या आपसे पूछेगा बीओ रेशियो ओई, बताइएगा। ये सवाल दिया है, देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है, आपको दिया है बीडी से डीसी का रेशियो 5:3।
एओ से ओडी का रेशो 7:4 और आपसे ये पूछा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ढंग से समझिएगा। आपको ये रेशो दिया है बीडीसी और आपको रेशो दिया एओडी, दोनों में पॉइंट डी कॉमन आ रहा है दोस्तों, बहुत ढंग से समझिएगा, दोनों में पॉइंट डी कॉमन आ रहा है। तो शुरुआत जो करेंगे वो कहां से करेंगे, पॉइंट डी से शुरुआत करेंगे। आप बोलोगे जी सर, आप ढंग से समझिएगा, अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 3 केजी वजन आना चाहिए, यहां पे 5 केजी वजन आना चाहिए, यहां पाएगा भाई 8 केजी, यहां पाएगा 3 और 5 8। इसी प्रकार से अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 4 केजी वजन जाएगा, यहां पे जाएगा 7 केजी, 7 केजी। तो मेरे दोस्त यहां 8, ये लाइन कह रही है कि यहां पे 8 किलो रखो, ये लाइन कह रही है यहां पे 7 किलो रखो। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 56। अरे 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है भैया, 56। तो यहां पे कितना वजन रखेगा, 56 केजी। यहां पे कितना वजन रखेगा, 56 केजी। पॉइंट डी पे कितना वजन रख लिया, 56 केजी। अरे बोलो कुछ समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है भाई। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये लेंथ का रेशो 5:3 है, तो मास का रेशो रिवर्स होगा ना 3:5। भाई यहां पे 3 होना चाहिए, यहां पे 5 होना चाहिए। टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 8, टोटल है 8, लेकिन 8 की जगह 56 रखा है। 8 का मतलब 56, तो 1 का मतलब 7, तो 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 3 का मतलब 21 और 5 का मतलब 35, तो यहां 35 किलो हो गया। अरे बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 21 पंजे 105, 35 दिए 105, प्रोडक्ट सेम आ गया, और 21 प्लस 35 कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। बुद्धि लगा लिया करो। अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे ये लेंथ का रेशियो कितना है, 7:4, तो मास का रेशियो रिवर्स हो जाना चाहिए 4:7, 4:7। अब 7 की जगह 56 रखा है 8 गुना, तो यहां भी 8 गुना, 4 का 8 गुना कितना होता है जी, 32। तो पॉइंट ए पे कितना वजन आना चाहिए, 32 आना चाहिए। पॉइंट ए पे कितना वजन आना चाहिए, 32। आप ध्यान से देखिएगा, 32 गुणा 7 224, 56 गुणा 4 224, प्रोडक्ट सेम आएगा। क्लियर? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, इसमें कोई समस्या है? आगे सबको समझ में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है बस इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना। अगर ये लाइन बैलेंस है, एबी ये लाइन बैलेंस है, यहां 32 मास है, 21 मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 21 और ये कितना आ जाएगा 32, 21:32। तो एएफ से एफबी का रेशियो कितना आ जाएगा, 21:32। ये सवाल का आंसर है। क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर ये लाइन बैलेंस है, पॉइंट ई पर यहां 32 मास है, 35 मास है, तो लेंथ का रेशियो क्या आएगा, रिवर्स। 35 इधर आएगा, 32 इधर आएगा। ए से इसी का रेशियो कितना आएगा, 35:32। अगर आपको बीओ रेशियो ओई निकालना है, या 32 केजी वजन है, 35 केजी वजन है, तो ई पे कितना होगा, 67। अबे 32 प्लस 35, ई पे कितना आएगा, 67 केजी, 67 केजी। अगर दोस्तों ये लाइन बैलेंस है, यहां पे 21 केजी वजन है, यहां पे 67 केजी वजन है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 67:21। यानी कि बीओ से ओई का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स, 67:21। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? सब कुछ समझ आ गया? वेरी गुड। सवाल करके बताइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 जल्दी से। हाँ विकास, बिल्कुल रिपीट करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? इन ए ट्राइंगल एबीसी, देखिए दोस्त आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल, ये मेरा हो गया ए बी सी, ये दिया है। एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी। एक ट्राइंगल एबीसी में एडी साइड बीसी की मीडियन है, मतलब ये रेशियो 1:1 है। बीडी से डीसी का रेशियो 1:1 है। E is a point on AC such that BE intersect AD at point O। साइड AC पर एक पॉइंट E इस तरीके से है कि ये जो है BE और AD O पे काट रहे हैं। AO से OD का रेशियो 4:5 है। AO से OD का रेशियो 4:5 है। तो आपसे AE रेशियो EC पूछा है, करके बताइए। महेंद्र भैया एकदम लाइव हूं मैं, एकदम लाइव, क्यों परेशान हो रहे हो? ध्यान से देखिएगा, आपको 2 रेशियो पता है तो आप सारे रेशियो निकाल सकते हो। आपको क्या दिया, ये दिया रेशियो बीडीसी लाइन पे, ये रेशियो दिया है एओडी लाइन पे, दोनों में पॉइंट डी कॉमन है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, पॉइंट डी से करेंगे। भैया अगर ये रेशियो 1:1 का है तो यहां पे 1 केजी वजन आएगा, यहां पे 1 केजी वजन आएगा। अगर लाइन बीसी बैलेंस है तो पॉइंट डी पे कितना आएगा दोस्तों, 2 केजी आएगा, 2 केजी। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां पे 5 केजी वजन आएगा, भाई यहां पे 4 केजी वजन आएगा, रिवर्स होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। तो पॉइंट डी पे 4 किलो का बाट रख दो, पॉइंट डी पे 4 किलो का बाट रख दो। चूंकि ये लाइन बैलेंस है, डी मिड पॉइंट है, तो यहां पे 2-2 किलो होगा, बी पे 2 किलो होगा, सी पे 2 किलो होगा। 2 + 2 तभी ना 4 आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में। अगर दोस्तों ये लाइन बैलेंस है, लाइन एडी बैलेंस है, तो यहां पे 4 पंजे 20 है, तो यहां पे 5 रखोगे, 5 चौका 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, सेम है। बोलो
आपको निकालना ए रेश टू ईसी। दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां पे 5 किलो वजन है, यहां पे 2 किलो वजन है, अगर ये ई पे बैलेंस है तो लेंथ का रेशो मास का रिवर्स होगा 2:5, 2:5। तो ए से ईसी का रेशो कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन 2:5, और यही सही आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल में आपसे पूछ लेता कि बीओ अपॉन ओई बताइए तो कैसे करते, तो भी ये सवाल आसानी से किया जा सकता था कि आप ये जानते हो कि यहां पे 5 केजी वजन है, यहां पे 2 केजी वजन है, तो ई पे कितना है? 7 केजी। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां पे 2 किलो मास है, यहां पे 7 किलो मास है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 7:2। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, सभी बच्चे कर सकते हैं। जरा ये बताइएगा, इससे पहले ये बताइएगा, करिए। तब भी बताएंगे धीरज, एक सेकेंड, तीसरा पैटर्न वही है। देखिए दिए गए चित्र में आपके सामने ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। ए की लंबाई 96 सेंटीमीटर है, बीओ से ओडी का रेशो 7:5 है, बी से ईसी का रेशो 3:4 है। आपसे ओई की लंबाई पूछिए, ओई भी पूछ सकता है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 भी कराऊंगा, क्यों परेशान होते हो बेवकूफ हो। ए की लंबाई 96 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, 96, ठीक है ना। और आपसे सवाल में पूछा क्या है? आपसे सवाल में ओई की लंबाई पूछी है। चलिए करके बताइएगा। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? अगर किसी सवाल में एक रेशो साइड पे दे रखा है, एक रेशो सीवियन पे दे रखा है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है बी से ईसी का रेशो 3:4, इस तरीके से सीवन खींची है भाई, ये बीओडी ये रेशो दे रखा है 7:5। तो आप एक बात बताओ, एक रेशो साइड पे दे रखा है, एक सीवन पे दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे अभी समझाते हैं। ये लाइन दे रखी है बीईसी, ये लाइन दे रखी है बीओडी, दोनों में पॉइंट बी कॉमन है। तो शुरुआत कहां से करोगे? पॉइंट बी से। शुरुआत कहां से करोगे? पॉइंट बी से शुरू करेंगे। आप बोलोगे जी सर, अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, ये 3:4 का रेशो, तो यहां 4 केजी वजन आना चाहिए, वहां 3 केजी जाना चाहिए। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये रेशो 7:5 है, तो यहां 5 किलो वजन आना चाहिए और वहां 7 किलो जाना चाहिए डी पर। तो मेरे प्यारे भाई 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलोगे 20। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। तो पॉइंट बी पे ना 5 रखो ना 4 रखो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 20 किलो का बाट रख लो। कितना वजन रख लो? 20 केजी का वजन रख लो, यहां पे 20। अगर यहां 20 है देखिए, और ये लाइन बैलेंस है, तो 20 तिया 60, तो यहां पे कितना आएगा? 15 चौका 60, 15 आएगा। 20 तिया 60, M1L1 बराबर M2L2, 15 चौका 60। यहां 20 किलो वजन है या 15 किलो वजन है, ये लाइन बैलेंस है, तो ई पाएगा 35। 20 + 15 35 किलो। सेम इसी तरीके से दोस्त, अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां देखिए 20 सत्ते 140, तो 5 × 28 140, 28 5 140, M1L1 बराबर M2L2, 20 × 7 140, 28 5 140। ये आ गया। क्लियर है सुधीर? जय श्री राम भाई। अगर ये लाइन बैलेंस है, मुझे तो इस लाइन ए पे काम करना है, ये लाइन अगर बैलेंस है एडीसी, यहां 15 किलो वजन है, 28 किलो है, तो यहां कितना होगा भाई? 13 किलो वजन रहा होगा, 13। अरे भैया 13 + 15 करोगे, 13 + 15 तभी ना जोड़ के 28 आएगा। 13 + 15, 13 + 15 जोड़ोगे भैया तभी ना 28 आएगा। 28 बेवकूफ हो है। बस सवाल खत्म। दोस्तों अगर ये लाइन बैलेंस है, एओई लाइन बैलेंस है, यहां 13 किलो वजन है, यहां 35 किलो वजन है, तो लेंथ का रेशो रिवर्स हो जाएगा 35:13। एओ से ओई का रेशो रिवर्स हो जाएगा 35:13, 35:13, 35:13। आपको ए दिया है 96 सेंटीमीटर, टोटल हो गया भाई 35 + 13 48, 48। 48 की वैल्यू सवाल में 96 सेंटीमीटर दे रखी है, जस्ट दुगुना दे रखी है। तो आपसे ओई पूछा तो ओई आ जाएगा 13, 13 का डबल 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ लेकिन अगर आपसे एओ पूछता तो 70 सेंटीमीटर आ जाता। सवाल में ऑप्शन गलत है, 26 सेंटीमीटर आंसर है, एओ 70 है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए। इस सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता था कि एडी से डीसी का रेशियो बताओ, एडी से डीसी का रेशियो बताओ, आपसे भी पूछ सकता था। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 13 है, ये 15 है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 15 इधर आएगा 13 इधर आएगा, 15/13, 15/13। देखिए सवाल को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, या 13 मास है या 35 मास है। अगर ये लाइन बैलेंस है 13 केजी 35 केजी, तो 13 + 35 यहां कितना होना चाहिए? 48 किलो, 48 किलो होना चाहिए। और अगर दोस्तों ये लाइन बैलेंस है 28 केजी या 20 केजी, तो 28 + 20 तो भी जोड़ के 48 आ रहा है, तो भी 48 आ रहा है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दोस्तों कर लोगे ना?
तो आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट, अगर आपको दोनों रेशो C1 पे दिए हैं, चलिए, अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया है दोस्तों, ये ट्रायंगल है आपके सामने ABC, ढंग से समझिएगा। ये C1 है AD, ये C1 है BE, और ये C1 होगी दोस्तों CF, और ये एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं पॉइंट O पे। आपको दिया है AO से OD का जो रेशियो है, AO से OD का जो रेशियो है 5:2 है। ये 5:2 है, AO से OD का रेशियो 5:2 है, 5:2 है, 5:2। मेरी बात को समझना, 5:2। FO से OC का जो रेशियो ये 1:3 है, 1:3 है। आपसे पूछा है BO से OE का रेशियो बताओ, BO से OE का रेशियो बताओ, ये आपसे पूछा है। आपसे AF से FB का रेशियो पूछा है, AF से FB बताओ, करिए जल्दी से। सबको समझ में आ गया? ये लाइन AD आपको दे रखी है, ये 5:2 रेशियो दे रखा है। ये लाइन FC आपको दे रखी है, FO से OC का रेशियो है 1:3। आपसे पूछा है BO रेशियो OE, जल्दी से बताइए। नहीं दिलीप, करो जल्दी से। देखिए आपको दो रेशियो दे रखे, दोनों ही रेशियो C1 पे है। ये थर्ड नंबर पैटर्न आ गया। भैया अमित कहां अटके हुए हो? आप एक बात बताओ, ये पॉइंट O है, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन AOD में ये पॉइंट O है, और इस लाइन FOC में पॉइंट O है। तो O पॉइंट कॉमन है, तो O से शुरुआत करोगे। पॉइंट O कॉमन है, O से शुरुआत करोगे। अगर ये लाइन AD बैलेंस है, तो यहां 2 किलो वजन आएगा, यहां पे 5 किलो वजन आएगा, तो O पे आना चाहिए 7, 2 और 5 7। अगर ये लाइन बैलेंस है, तो यहां 3 किलो वजन आएगा, यहां 1 किलो वजन आएगा, O पे आना चाहिए 4, 3 और 1 4। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 28। तो 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। तो ना 7 रखो ना 4 रखो, यहां पे कितना वजन रखो? 28 किलो। यहां पे कितना वजन रखो? 28 किलो, 28 केजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़ी बुद्धि लगाओ, 28 किलो आ गया है भाई मेरे मंद बुद्धि दोस्तों। यहां 5:2 है, या 2, यहां पे आना चाहिए 2 किलो वजन, यहां आना चाहिए 5 किलो वजन, 2 और 5, तो O पे आएगा 7। यहां 3 किलो वजन आना चाहिए, यहां पे 1 किलो, 3 और 1 यहां पे आएगा 4। तो 7 और 4 का एलसीएम 28 आ गया है भाई। बोलो कोई तकलीफ है? तो थोड़ी बुद्धि लगाओ भैया, यहां पे 2 होना चाहिए, यहां पे 5 होना चाहिए, टोटल आ रहा है 7, लेकिन 7 की जगह 28 रख दिया, तो 1 का मतलब 4 हो गया। 1 का मतलब 4 है, तो 2 का मतलब 8, और 5 का मतलब 20, यानी कि यहां पे 8 किलो वजन रहा होगा, यहां पे 20 किलो रहा होगा। देखो ना, 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40, और 8 प्लस 20 28। बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 1:3 लेंथ का रेशियो है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा, 3:1, या 3 केजी या 1 केजी। टोटल आएगा 3 और 1 4, 4 की जगह 28 दे रखा है, तो 1 का मतलब 7। अगर 1 का मतलब 7 है, तो 3 का मतलब 21 है, और 1 का मतलब कितना है? 7 है। तो आप देखो ना, 21 1 कम 21 और 7 3 21, आ गया ना बैलेंस? बोलो, आपको निकालना है ये BO अनुपात OE। यहां 8 किलो वजन है या 7 किलो वजन है, तो E पे कितना आएगा? 8 और 7 15 किलो, 8 और 7 15। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, या 8 किलो है या 21, तो B पे कितना होगा? फिर 13 है, 13 होगा ना। 13 प्लस 8 21 होता है, 13 और 8 21। बोलिए, तो आप बोलोगे जी सर। दोस्तों अगर ये लाइन BO बैलेंस है, BOE, यहां 13 किलो, यहां 15, 13 प्लस 15 28 हो भी रहा है, तो लेंथ का रेशियो निकालना है BO से OE का, तो रिवर्स कर दो, 15 इधर और 13 इधर, यानी कि रेशियो कितना जाएगा? 15:13। इससे आसान सवाल मिलेगा क्या कोई? इससे आसान सवाल, अगर ये आपको रेशियो निकालना AF से FB, यहां 8 किलो वजन है, 13 किलो वजन है, रिवर्स कर दो, 13 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 13:8। अगर आपको BD से DC निकालना है, 13 किलो वजन है या 7 किलो वजन है, लेंथ का रेशियो निकालना है, रिवर्स कर दो, 7:13। आ गया ना? अगर आपको A रेशियो EC निकालना है, तो 7 इधर और 8 नीचे, A से EC का रेशियो 7:8। सुमित क्या डाउट है तुम्हारा? करके बताइए। सवाल नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आज भाई थकावट सी क्यों हो रही है? ये सवाल 2017 प्री की परीक्षा में आया था। करके बताइए जल्दी से सवाल को, फटाफट करिए।
बताइए, या मैं तो तुम्हें नालायक समझता था, पर तुम तो देव मानुस निकले। सभी भाई 38/7 आंसर बता रहे हैं। अरे वाह यार, वाह 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 वाह, वेरी गुड। क्या मुझे सवाल सॉल्व कराने की जरूरत है? नहीं, सारे बच्चे 38/7 बता रहे हैं। दिल खुश हो गया मेरा इन बातों को सुन के। अरे वाह यार, वेरी गुड दोस्तों, सभी भाइयों का 38/7 सेम वही क्वेश्चन है। हाँ रजनी, नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कतई दुष्ट होते हैं, कितना भी समझा लो नहीं आया नहीं आया करते रहते हैं। मैं समझा देता हूं उन लोगों के लिए भी, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज एबीसी में एओ से ओडी का रेशो 5:4 है, सीओ से ओएफ का रेशो 3:2 है। आपसे पूछा है बीओ से ओई का रेशो बताइए। बीओ से ओई का जो रेशियो है ये आपको बताना है। अभी ये 5:4 है, ये 3:2 है। सवाल को बड़ा कर देते हैं अपन लोग। ये हो गया, आपको ये दिया है दोस्तों, ये एओ से ओडी का रेशियो 5:4 है और सीओ से ओएफ का रेशियो 3:2 है। करिए, कैसे करेंगे? अगर दोस्तों ये लाइन बैलेंस है एडी, यहां पे दोनों पॉइंट ये है भाई, एओडी और ये एफओसी, ओ पॉइंट कॉमन आ रहा है, उससे शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये लाइन एडी बैलेंस है तो यहां पे 4 किलो वजन आएगा, यहां पे 5 किलो वजन आएगा। तो 4 और 5 का 4 और 5 ओ पे कितना आना चाहिए? 9 दोस्तों। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 3 किलो वजन आएगा, यहां पे 2 किलो वजन आएगा, तो ओ पे कितना आना चाहिए? 5। तो 9 और 5 का एलसीएम होता है 45। तो ओ पे सीधा 45 किलो का वाट रखो, झंझटी खत्म। 45 किलो का वाट रखेंगे ओ पे। मेरे प्यारे भाई, हां निकाल सकते हैं सुमित, 45। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 5:4 है, तो यह 4 किलो वजन या 5, टोटल आ गया 9। 9 का मतलब 45, तो 1 का मतलब 5, तो 4 का मतलब 20 आ जाएगा और 5 का मतलब 25। चेक भी कर सकते हो, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 20 25 45। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 2 और 5 3 का रेशियो है, तो लेंथ मास का रेशियो रिवर्स होगा, 3 और 2, टोटल आया 5। 5 का मतलब 45, 1 का मतलब 9, तो 3 का मतलब 27 और 2 का मतलब 18। तो ये 18 आएगा, देख सकते हैं। 18 3 54, 27 दूनी 54। क्लियर है? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक गौरव। दोस्त अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 27 किलो वजन है, यहां 20 है, तो यहां कितना है ना 7, 20 7 27 होता है। और ये लाइन अगर बैलेंस है, यहां 20 किलो या 18, तो ई पे कितना आएगा? 38, 38। यहां पे कितना आएगा? 38। हमें तो ये निकालना है, इस लाइन पे काम करना था। यहां 7 है, यहां 38 है। देखो 7 38 सम 45। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि कौन से ऑप्शन में 45 बन रहा है। क्लियर है ना? तो 7 और ये 38, तो बीओ से वही का रेशियो आ जाएगा रिवर्स, 38:7, और ये आंसर है। क्लियर है? ये आंसर आ गया। आपसे कुछ ही पूछ सकता था, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं, फिर तो सीधा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? नहीं सचिन? चलिए, तो मुझे लगता है कि मैं आपको तीनों पैटर्न समझाने में कामयाब रहा हूं। दोस्तों मैंने आपको यहां पे सारी चीजें सिखाई, जब आपको साइड पे दे रखा हो, साइड C1 पे दे रखा हो, दोनों C1 पे दे रखा हो, ये 3 ही पैटर्न बनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे चले, सवाल नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को मुझे करके बताइएगा जल्दी से। दिए गए चित्र में देखिए आपके सामने दोस्तों, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल एबीसी है। इसी ट्रायंगल एबीसी में 2 C1 खींची, एक C1 BE, एक C1 CD, दोनों C1 O पे काट रहे हैं। भाई ट्रायंगल BOD का एरिया इसका 30 है, ट्रायंगल BOC का 40 है, ट्रायंगल EOC का 20 है। आपसे पूरे बड़का ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है, करिए। ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है। अच्छा अश्विनी, मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप कोई C1 खींचते हैं, C1 बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी सेम उसी अनुपात में डिवाइड हो जाता है। मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। सवाल ये भी बनता है कि क्वाड्रिलेटरल एडीओई का एरिया बताइए, एडीओई का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है, कैसे करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरे प्यारे भाई, आपके सामने ये ट्रायंगल एबीसी है,
ठीक है दोस्त, ये ओ है मेरे दोस्त। अगर आप ट्राइंगल बीडीसी को देखो, आप ट्राइंगल बीडीसी को देखो, ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि इस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, भूल जाइए आप ट्राइंगल बीडीसी को देखो, ये C1 है BO, ये एरिया 30 से 40 है, एरिया 30-40 3-4 का रेशियो है, तो ये DO से OE का रेशियो, क्या रेशियो 3:4 नहीं होगा? क्या ये रेशियो 3:4 नहीं होगा? बोलो जी हाँ। क्या ये रेशियो 3:4 होगा कि नहीं होगा? क्या डीओ से ओसी का रेशियो 3:4 होगा कि नहीं होगा? आप बोलो हाँ जी सर। क्या इसमें कोई तकलीफ है? एनी दिक्कत? सीओडी एक लाइन है, बोलो कब सीखोगे बात? इसी तरीके से थोड़ी बुद्धि लगाओ, आप इसको भूल जाइए कि इस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, अगर आप ट्राइंगल बीसीई को देखो, त्रिभुज बीसीई को देखो, ट्राइंगल बीसीई को देखो, ट्राइंगल बीसीई को देखो भाई, ये 40 है 20 है, C1 है C1 CO है, ये 40 है 20 है, रेशियो कितना है एरिया का? 2:1, तो बेस भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब बीओ से ओई का रेशियो, बीओ से ओई का रेशियो 2:1 होगा। अबे मंदबुद्धि, जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी BCD और ये BEC, ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई परेशानी नजर आ रही है तुम्हें? बीओ से ओई का रेशियो कितना हो गया? 2:1। आपको निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल ADOE का एरिया बताना है, ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है। भाई मुझे, अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल ABC को देखूं, अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल ABC को देखूं, ढंग से समझना अगर बुद्धि हो तो तुम ट्राइंगल ABC को देखो, तो मुझे ये पता है ये लाइन BE खींची गई है, मुझे बात अच्छी तरीके से पता है कि ये जो ट्राइंगल BEC है, इसका 40 एरिया, इसका 20 एरिया, टोटल एरिया 60 है, टोटल एरिया 60 है। काश मुझे ये रेशियो पता लग जाए, A/EC, तो मैं सवाल को आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, आपको रेशियो निकालने के लिए केवल 2 ही रेशियो पता होनी चाहिए, है ना? अगर आपको या तो साइड पे पता है या C1 पे पता है। क्या इस सवाल में आपको करवा नहीं चुका हूं? क्या इस सवाल में आपको करवाने चुका हूं? अभी तो समझाया। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है COD है भी, ये 3 है, ये लेंथ का रेशियो 3-4 है, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा 4:3। तो O पे कितना वजन आना चाहिए? O पे आना चाहिए 7। O पे कितना आना चाहिए? 7। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये 2:1 का रेशियो है, तो मास का रेशियो क्या होगा? 1 और इधर 2, या 1 और 2, तो O पे कितना आएगा? 3। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21। तो O पे कितना किलो वजन रख लो? 21। ओ पे कितना वजन रख देंगे? 21। तो ओ पे हमने 21 किलो वजन रख दिया। अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है, 3:4 लेंथ का रेशियो, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा 4:3। अरे बोलो, टोटल 4 3 7 हो गया, 7 का मतलब 21, 1 का मतलब 3 और 4 का मतलब 12, तो 3 का मतलब 9, 9 आ गया। सही है। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां ये 2:1 है लेंथ का रेशियो, तो मास का रेशियो रिवर्स होगा 1 2, तो टोटल कितना आ रहा है? 3। 3 का मतलब 21, तो 1 का मतलब 7 और 2 का मतलब 14, 2 का मतलब 14, तो यहां आएगा 14 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दोस्तों ये लाइन बैलेंस है, AEC ये लाइन बैलेंस है, यहां 14 मास है, 9 मास है, तो यहां कितना आएगा? 5। 9 और 5 14 होता है, 9 और 5 14। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर मास का रेशियो 5:9 है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 9:5। लेंथ का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 9:5। ठीक? क्या आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल खत्म। अरे सवाल तो यहीं पे सॉल्व हो गया, अब आपको ये सब की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पता लग गया, बस सवाल खत्म है भाई, सवाल खत्म। आपको इतना ही करना था, क्योंकि मुझे ये पता चल गया, मुझे पता चल गया कि ये रेशियो ए से इसी का 9:5 है। ये मैंने कैसे निकाला? MPG, मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करके, और ये केवल 15-20 सेकंड का सवाल है। अरे ठीक है, आप जानते हैं C1 है, C1 बेस को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है भाई? तो आप बताए 5 का मतलब 60 है, 12 गुना, तो 9 का 12 गुना 108, तो इस ट्राइंगल का एरिया 108 आ जाएगा। पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया 108 + 60 168, तो ट्राइंगल ABC का एरिया 168 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें सवाल समझ आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत?
अगर आपसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा होता है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, भाई मुझे बताओ पूरे ट्रायंगल एबीई का एरिया 108 आया है, ट्रायंगल एबीई का एरिया 108 आया है, इसका 30 है, तो इसका कितना बचेगा? 108 में से 30 घटाओगे 78, तो क्वाड्रिलेटरल एडीओई का एरिया जो है वो 78 है। 78 इस सवाल का आंसर होता 78। ठीक है, जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस उसी रेशियो में एरिया। ठीक है, विवेक सीओडी ने बी सी डी कर लीजिए उसे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए आगरा का पागल खाना खुला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसी के साथ ये टॉपिक जो है आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। सबको समझ आया? ठीक है, हर बच्चे को समझ में आ जाएगा तो सब ना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो इस सवाल को 15-20 बार रिपीट करके देखे, खुद से कर करके बना बना के देखे, रिपीट कर करके। 60 कैसे हुआ साहिल? सवाल में 60 दे रखा है। ठीक है, हुआ नहीं, वो सवाल में दिया हुआ है। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। क्लियर है? सबको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया भाई। कॉन्ग्रुएंसी और एमपीजी, बस इतना ही है, और आपको इसमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक, 108 कैसे आया? देखिए, पहली बात तो कैसे आया कुछ नहीं। अगर आप पीछे के लेक्चर ढंग से पढ़ के आएंगे तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैसे आया। भैया बेस जिस रेशियो में है एरिया को भी उसी रेशियो में बांटा है। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक, अब यहां से आपकी ज्योमेट्री का केवल एक पोर्शन अभी खत्म हुआ है। अब यहां से डिफरेंट बिल्कुल नया सेगमेंट शुरू हो जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएंगे, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ऐसा टॉपिक है इसके बिना पेपर सेट हो ही नहीं सकता। गारंटी से, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, भर भर के इससे सवाल आना ही आना है। क्लियर? कोई तकलीफ? चलिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है इसमें इन सेंटर। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है इन सेंटर। इन सेंटर हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे अंतः केंद्र। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। क्लियर है? अरे अभिषेक इतना घुसा मारूंगा ना, रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। बिल्कुल कॉमन सेंस जीरो है तुम्हारा, बिल्कुल जीरो कॉमन सेंस। अगर क्लास रिकॉर्ड ही करनी है तो उसके लिए भी तो स्टूडियो आना पड़ेगा। उससे बढ़िया तो हम लाइव ना पढ़ा दे। कम से कम लाइव में तुम लोगों को गरिया तो सकते हैं, डांट तो सकते हैं। इन सेंटर अंतः केंद्र, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम पे पर्टिकुलर ध्यान दिया जाए। तुम्हारे जैसे लाखों हैं, एक दो नहीं है, तो सबको ध्यान में लेके पढ़ना है, सबको पढ़ाना है, सबका नाम नहीं ले सकते। समझे? सबसे पहले इन सेंटर, उसके बाद सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सबको समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट आपको पढ़ना है भाई ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हिंदी में बोलते हैं जी लंब केंद्र। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आपका आएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रक। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के पेपर में सवाल आते हैं केंद्रक। और सबसे लास्ट में आपका आएगा भाई एक्सो सेंटर। एक्सो सेंटर हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे बाह्य केंद्र। ये आपको ट्राइंगल में 5 तरीके के सेंटर हैं दोस्तों जो आपको पढ़ने हैं।
हालांकि इसके अलावा और भी ट्राइंगल में बहुत सारे सेंटर होते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल यही पांचों पढ़नी है। अगर मैं बात कहूं तो सबसे ज्यादा पेपर में जो सवाल बनते हैं, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल बनते हैं सेंट्रॉइड से। अजनेश, सबसे ज्यादा पेपर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रॉइड है। उसके बाद इन सेंटर से सवाल बनते हैं। फिर थर्ड नंबर पे सरकम सेंटर से सवाल बनते हैं। फिर ऑर्थो सेंटर से सवाल बनते हैं, ये चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर में सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं, वो एक्सो सेंटर है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कोई तकलीफ इसमें, कोई परेशानी? तो हर एक सेंटर को 1 बाय 1 हम लेके डिस्कस करेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कितने सवाल बनते हैं। हर सेंटर पे मैंने अलग अलग शीट बना रखी है, ठीक है। मैं आपको केवल रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा और थ्योरी भी समझाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ठीक है। ठीक है संदीप, चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने ये ट्राइंगल बना दिया, आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल बन गया। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है। हर ट्राइंगल, इन सेंटर पढ़ने से पहले आपको समझना होगा इन सर्कल के बारे में, इन सर्कल के बारे में। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए। ऐसे सर्कल को ही ट्राइंगल का इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त कहते हैं। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है। जैसे दोस्तों ये ट्राइंगल आपके सामने बना है, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है आपको। तो इस ट्राइंगल के लिए हम ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड को इस तरीके से अंदर से टच करता हुआ जा रहा है, और इसी को बोलते हैं ट्राइंगल का इन सर्कल। ट्राइंगल चाहे किसी भी साइज या शेप का हो, दुनिया के हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो उसकी तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, और उसी सर्कल को हम ट्राइंगल का इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त बोलते हैं। उसी सर्कल को हम लोग ट्राइंगल का इन सर्कल या फिर हिंदी में दोस्तों अंतःवृत्त बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? कैसा भी ट्राइंगल हो, आप कहोगे सर ऑब्टूस में, देखिए ऑब्टूस में भी ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों साइड को टच करता हुआ जाए। चाहे आपका राइट ट्राइंगल हो, राइट एंगल में भी ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों साइडों को टच करता हुआ जाए। फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर ऑल द ट्राइंगल इन द वर्ल्ड अवेलेबल, ओनली वन सर्कल आर अवेलेबल। केवल एक ही सर्कल ऐसा खींच सकते हैं जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाएगा दोस्तों, और उस सर्कल को त्रिभुज का इन सर्कल या फिर अंतःवृत्त कहते हैं। बात समझ में? केवल एक ही सर्कल खींचेगा, एक से ज्यादा नहीं। सुभाष कह रहे हैं एक बार प्लीज बता दीजिए कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा। सुभाष, जिस दिन तुम गणित सीख जाओगे उस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई परेशानी? आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ये सर्कल खींचा गया है, ये ट्राइंगल की तीनों साइडों को टच कर रहा है। साइड ए बी को टच कर रहा है डी पे, साइड बी सी को टच कर रहा है भाई ई पे, और साइड ए सी को टच कर रहा है दोस्तों एफ पे। क्लियर है? तो ये जो सर्कल है ट्राइंगल का इन सर्कल है। इन सर्कल का सेंटर ही, इस सर्कल का सेंटर ही ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। इस सर्कल का सेंटर ही ट्राइंगल का इन सेंटर यानी कि अंतःवृत्त कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सी बात है। इन सर्कल का सेंटर ही, इन सर्कल का सेंटर ही ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है, ट्राइंगल का इन सेंटर होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा यूनिक और केवल एक ही सर्कल संभव है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को अंदर से छूता हुआ जाए, और इस सर्कल का सेंटर ही दोस्तों ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। आपको एक बात तो समझनी चाहिए कि दोस्तों अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, वृत्त है,
और टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पे टच करती हुई जाए, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पे छूती हुई निकल जाए, उस सर्कल की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है ना? और ये हो गया दोस्तों सर्कल का सेंटर। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी हो जाती है रेडियस। तो रेडियस और इस टेंजेंट लाइन के बीच में जो ये कोण बनता है हमेशा ये 90 डिग्री का बनता है, कि अगर ये कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा तो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी और सर्कल को कई पॉइंटों पे काटती हुई जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, इन सेंटर को हम पॉइंट आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए, और उसी को बोलते हैं दोस्तों हम ट्राइंगल का इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर ही इन सेंटर कहलाता है, और इन सर्कल की रेडियस ही इन रेडियस कहलाती है। ये तुम्हारा सेंटर है सर्कल का, ये टेंजेंट है, पॉइंट ई पे टच कर रहा है, तो आप इसको मिलाएंगे दोस्तों, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये सर्कल की रेडियस होगी त्रिज्या। सेंटर से परिधि तक की दूरी, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो आप इसको यहां मिलाइए, तो मेरे दोस्त ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी सर्कल की रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस फिक्स होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्कल की परिधि है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लो है भाई, और उस तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? तो इन सर्कल की रेडियस ही क्या बोली जाती है? इन रेडियस, इन रेडियस। और इससे किसे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं भाई हम, इससे स्मॉल आर से, इन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और हिंदी में हम लोग इसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या यहां तक क्लियर है? नहीं सुभाष। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दो तीन इसके बारे में बातें जाननी होगी, इंपॉर्टेंट, वन बाय वन। सबसे पहली बात तो कि किसी भी ट्राइंगल की इन सर्कल का सेंटर ही उस ट्राइंगल का इन सेंटर होता है। किसी भी ट्राइंगल की इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, इन सर्कल का सेंटर ही इन सेंटर होता है, सेंटर ही इन सेंटर होता है। ठीक है? और इन सर्कल की रेडियस इन रेडियस होती है, और इन सर्कल की रेडियस इन रेडियस होती है। क्लियर? बात समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। इन सेंटर ऑलवेज लाइज, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल चाहे किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ना तो इन सेंटर ट्राइंगल के ऊपर होगा, ना ही कभी ट्राइंगल के बाहर होगा। इन सेंटर ट्राइंगल का एक ऐसा सेंटर है जो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। कुछ सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी पहुंच जाते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोस्तों वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको डिस्टेंस समझाया हुआ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्त ये लाइन है और ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी की इस लाइन से दूरी क्या है? तो आप इस पॉइंट पी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, तो इस पॉइंट पी की इस लाइन से दूरी क्या है? ये है एच। तो अगर आप इस यहां पे ध्यान से देखिए, ढंग से देखो, तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इस इन सेंटर को देखो, इस इन सेंटर की लाइन बीसी से दूरी क्या है भाई? आर। लाइन एसी से दूरी क्या है? लाइन एसी से दूरी क्या है? आर। लाइन एबी से दूरी क्या है? स्मॉल आर। यानी कि इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, बराबर दूरियों पर होता है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी, फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरियों पर जो बिंदु है वो आपका ट्राइंगल का क्या होता है? इन सेंटर ही होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेवकूफो? क्लियर है? पेपर में सवाल आता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होता है, तो आपका जवाब होगा इन सेंटर, अंतः केंद्र। इन सेंटर क्यों होगा? इन सेंटर की साइड बीसी से भी दूरी आर है, साइड एसी से भी दूरी आर है, साइड एबी से भी दूरी आर है।
केवल ट्राइंगल में इन सेंटर ही ऐसा पॉइंट है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी वाला बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये मैंने आपके सामने प्रूफ भी करके दिखाया। और वो दूरी क्या होती है, वो इक्वी डिस्टेंस क्या होती है, वो डिस्टेंस होती क्या है दोस्तों, वो डिस्टेंस एक्चुअली में सर्कल की रेडियस ही होती है। वो डिस्टेंस एक्चुअली में सर्कल की रेडियस ही होती है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर जो बिंदु होता है दोस्तों, वो सर्कल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सूरज में वो भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, दुनिया में हर ट्राइंगल के लिए, चाहे वो किसी भी साइज या शेप का हो, एक ऐसा सर्कल जरूर संभव है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए अलग अलग पॉइंट पर। उस सर्कल को, ट्राइंगल का, हम इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल के सेंटर को, केंद्र को हम त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इस इन सर्कल की रेडियस जो होती है वो ट्राइंगल की इन रेडियस कहलाती है। इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। अब दूसरी बात, हमको कैसे पता चलेगा कि एक ट्राइंगल का इन सेंटर कहां है? अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया बना के और आपसे पूछने लगे बताओ इस ट्राइंगल का इन सेंटर कहां होगा, या फिर इन सेंटर खींच के दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे भैया? इन सेंटर बनता कैसे है? तो मेरे प्यारे में बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल पॉइंट में से है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ all three angle bisectors of a triangle, of all three angle bisectors of a triangle। त्रिभुज के तीनों कोणों के, त्रिभुज के तीन एंगल होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं वो पॉइंट ही ट्राइंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर, तीन कोण बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीनों कोणों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही पॉइंट ट्राइंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र होता है। क्लियर है? क्यों होता है मैं ये भी बताऊंगा। सबको समझ में आया? नहीं परविंदर? ठीक, एनी प्रॉब्लम, एनी तकलीफ? चलिए देखिए दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, देखिए बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। पढ़ाना कोई आसान काम नहीं, लल्लू पल्लू अध्यापकों की तरह नहीं हूं मैं कि जल्दी जल्दी काम नपेट दिया। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया दोस्तों इस तरीके से, सभी लोग ढंग से समझना। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी। इस त्रिभुज के तीन कोण बन रहे हैं भाई। ये एंगल ए है दोस्तों, ये क्या है? एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर खींचिए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मैंने, एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर है इस तरीके से दोस्तों। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। बात समझ में आई? कोई तकलीफ? ये एंगल बी है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा भाई हमने इस तरीके से बीई, एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई। ये एंगल सी है, कोण सी है। भूपेंद्र कह रहे सर जी स्लो, इससे स्लो कहां चला जाऊं मैं? कहां चला जाऊं इससे स्लो? बताओ। ये एंगल सी है, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचे भाई, ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर, दो बराबर टुकड़े कर देगा अल्फा अल्फा सी एफ। तो मैंने आपके सामने दोस्तों एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचे, वो एक दूसरे को यहां पे आके मिले दोस्तों पॉइंट आई पे। तो ये जो पॉइंट आई है यही इस ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है, यही ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया बात है, इन सेंटर है। अगर इन सेंटर से, मैंने आपको क्या पढ़ा है, इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर आप इन सेंटर से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये आईपी। अगर आप इन सेंटर से साइड एसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा। अगर आप इन सेंटर से साइड एएफ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा। ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होगी। आई पे प्रकार की नोक रखो कंपास की,
और इतनी डिस्टेंस प्रकार में भर के आप इस तरीके से एक सर्कल खींच सकते हो जो तीनों साइड को ए बी बी सी सी ए को इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा, और ये ट्रायंगल का क्या होगा दोस्तों, ये इस ट्रायंगल का इन सर्कल होगा, ये ट्रायंगल ए बी सी का इन सर्कल होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, इन सर्कल अंतःवृत्त, इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का इन सर्कल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट पी है दोस्तों, ये पॉइंट क्यू है, और मेरे प्यारे भाई ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आर है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता होगा कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं ये सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है ये, लेकिन ये इन रेडियस से अलग होगी यहां पे। ठीक है, दिमाग में चित्र एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या? ठीक है मेरे प्यारे भाई, मतलब मेरे समझाने का पर्पज ये था कि चित्र ऐसा है, तो अगर आप एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो इस लाइन को सीधा बना देते हैं। दोस्तों लाइन सीधी नहीं होगी, अगर आप एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो कहीं और से पास, यहां से जो है कहीं और पे जाके मिलेगा। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मत कर देना। एनी प्रॉब्लम? ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर हमें कोई समस्या नहीं है। अब सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इन सेंटर सर, ये जो इन सर्कल है ये एंगल बाइसेक्टर से ही क्यों बना, ये एल्टीट्यूड से क्यों नहीं बना? बताएंगे विकास, ये एल्टीट्यूड से क्यों नहीं बना, ये मीडियन से क्यों नहीं बना, वो बताते हैं। मेरी बातों को ढंग से समझिएगा और गौर करिएगा प्यारे भाई, गौर करिएगा। दोस्तों अगर मैं आपके सामने कोई एंगल बनाता हूं, अगर मैं आपके सामने कोई एंगल बनाता हूं, ढंग से समझिएगा दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कोई एंगल बनाता हूं, कोई एंगल, ए ओ बी, ये एक एंगल है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपके सामने कोई एंगल बनाता हूं, एंगल ए ओ बी, अगर मैं इस एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर खींचूं, ये लाइन एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये एंगल भी थीटा है। ये लाइन जो है ये एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे जी सर, ये लाइन जो है दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें आपकी बात समझ आ रही है। अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर पर अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लो, इस एंगल बाइसेक्टर पर आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लो, पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट पी से आप ओबी पे परपेंडिकुलर डालो भाई, ये पीसी हो जाएगा। आप पी इस पे परपेंडिकुलर डालो ओए पे, ये पीडी हो जाएगा। तो आपके सामने दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ओडीपी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ओसीपी, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये 90 है ये भी 90 है, ये थीटा ये थीटा, तो तीसरा एंगल ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई। आप देखो भाई, या 90 के सामने ओपी है या 90 के सामने ओपी है, तो हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है, हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है। इसका मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओडीपी, ट्रायंगल ओसीपी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। यानी कि यहां थीटा के सामने अगर ये डिस्टेंस आर है तो यहां थीटा के सामने ये डिस्टेंस भी आर ही होगी, ये डिस्टेंस भी आर ही होगी। बोलो तो इसका मतलब थ्योरी ये निकल के आई, अगर आप कोई ट्रायंगल लेते हो, अगर आप कोई एंगल लेते हो और उस एंगल का बाइसेक्टर खींचते हो, एंगल का बाइसेक्टर खींचते हो, एंगल का बाइसेक्टर, तो इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट हमेशा ओए और ओसी ओबी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। भाई इस पॉइंट पी की ओए से दूरी क्या है, दूरी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डालो आर। इस पॉइंट पी की ओबी से दूरी क्या है, पॉइंट आर। अगर आप यहां पे दूसरा पॉइंट लोगे, क्यों, आप इसकी ओए से डिस्टेंस देखना भाई, अगर ये डिस्टेंस कैपिटल आर है तो इस, क्योंकि ओबी से डिस्टेंस ये भी कैपिटल आर ही होगी। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपकी बुद्धि में आया? अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो, उस एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लो, वो पॉइंट हमेशा लाइन ओए और लाइन ओबी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, इसी बात का, इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं दोस्तों इस तरीके से, देखिए दोस्तों आपके सामने भाई ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है आपके सामने ट्रायंगल? छोटा कर दें कि दिख रहा है?
आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान से। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो लाइन है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये लाइन जो है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा, ध्यान समझिए, कोई भी बिंदु होगा, वो पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा, वो लाइन बीसी और लाइन एसी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बोलो जी हां, बोलो हां कि ना। अबे भैया बोल दो ना, गधो क्यों नहीं बोलते हो। ये एंगल सी दिख रहा है, एंगल सी दिख रहा है, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, तो कुछ इस तरीके से खींचेगा एंगल सी का बाइसेक्टर। इस एंगल सी के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमेशा, मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा ना, कैसे बना एंगल सी, साइड एसी और साइड सीबी से, वो साइड एसी और साइड बीसी से बराबर दूरी पर होगा। अब भैया दो लाइन तो कहीं ना कहीं काटेंगी जाके, भैया ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे काट रही है, आके यहां पे काट रही दोनों लाइन आके, मैंने इसको नाम दे दिया आई, मैंने इसको नाम दे दिया आई। जरा बुद्धि लगाइए तो आप ये कहोगे सर कि ये एक एंगल है, एंगल एबीसी दोस्त एक एंगल है, इस एंगल बी के बाइसेक्टर पर ये पॉइंट आई है, इस पॉइंट आई की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट आई की डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, वो जो है ये स्मॉल आर है, तो इस पॉइंट आई की अगर साइड बीसी से डिस्टेंस आर है तो साइड एबी से डिस्टेंस भी आर होगी। बोलो, साइड इससे भी डिस्टेंस आर होगी, बोलो बोलो, आप बोलोगे जी सर, हमें बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, एनी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। आप कहेंगे कोई परेशानी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा, सेम होगी। इस पॉइंट आई की साइड बीसी और साइड ए बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस होगी आर आर। ये एंगल एसी भी है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट आई है, तो इस पॉइंट आई की साइड बीसी और साइड एसी से इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये डिस्टेंस भी आ रही होगी, ये डिस्टेंस भी आ रही होगी मेरे प्यारे भाई। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, तो आप कहोगे सर इस हिसाब से ये भी आर आ गया, ये भी आर आ गया, ये भी आर आ गया, ये तीनों तो इक्वल आ गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइन खींचने के लिए चाहिए दो अलग अलग पॉइंट को मिला दो, लाइन बन जाएगी, लेकिन सर्कल खींचने के लिए 4 पॉइंट चाहिए। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सर आईपी बराबर आ गया, आईपी बराबर आई क्यू बराबर आई आर बराबर स्मॉल आर, मतलब ये पॉइंट आई ऐसा है, ये पॉइंट आई ऐसा है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से ए बी बी सी सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। प्रूफ कर दिया मैंने। आप बोलोगे जी सर, भैया ट्राइंगल में सर्कल खींचने के लिए 4 पॉइंट की आवश्यकता होती है, ये एक फिक्स पॉइंट है आई, इस फिक्स पॉइंट आई से इक्वल डिस्टेंस पर 3 पॉइंट है पी आर और क्यू। आप कॉपी में भी करके देखना, यहां पे प्रकार की नोक रखो आई पे और इतनी प्रकार में दूरी भरो और दूरी भर के ऐसे गोला खींच मारो, तो जब आप ऐसे गोला खींच दोगे तो क्या आपको पता नहीं कि सर्कल बन जाएगा। और दोस्तों ये जो होगा ये ट्राइंगल का इन सर्कल होगा, अंतःवृत्त। इस वजह से ट्राइंगल का इन सर्कल जो है वो हमेशा त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से ही बनता है, त्रिभुज के कोणों के प्रतिच्छेदन बिंदु से ही ट्राइंगल का इन सेंटर बनता है। और ये जो डिस्टेंस आर बन रही है ये क्या हो जाएगी, ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस यानी कि इन रेडियस हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। एनी दिक्कत? जिसको अब भी ना समझ में आए, ठीक है भैया, तो गोलगप्पे की दुकान जो है वो सस्ते में खुल जाती है। और आपको YouTube पर रेसिपी भी मिल जाएंगे बनाने के लिए। क्लियर है? पकौड़ा तो खैर अब उतना आसान नहीं है, तेल भी 150 रुपया किलो है, बेसन भी 100 रुपये किलो से ज्यादा है, अभी गैस भी महंगी हो गई है, पकौड़ी खरीदते हैं सब 5 रुपया की, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, गोलगप्पे में प्रॉफिट है। सबको समझ आ गया? एनी दिक्कत, कोई तकलीफ? तो एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर पता लगाने के लिए 2 ही एंगल बाइसेक्टर से काम चल जाएगा। आप 2 ही एंगल बाइसेक्टर खींचो, जहां पर 2 एंगल बाइसेक्टर काटेंगे वही इन सेंटर होगा। तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से होके जाएगा,
तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से होके जाएगा पॉइंट आई से। आप बोलोगे कैसे? थोड़ी बुद्धि लगाइए मेरे प्यारे में, बुद्धि लगाइए। भाई मैंने क्या बोला? त्रिभुज की तीनों एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल के इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो दो भी एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। जहां से 2 एंगल बाइसेक्टर गुजरे, तीसरा भी वहीं से जाना चाहिए। तो इन सेंटर पता लगाने के लिए आप 2 ही एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच लो, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आप देखो तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट आई से होके जाएगा। कैसे? अगर आप ए से आई को मिलाओ, अगर आप ए से आई को मिलाओ तो ये लाइन भी ए आई एंगल ए का बाइसेक्टर होगी, ये लाइन भी एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। कैसे होगी? आपके सामने 2 ट्राइंगल बन गए दोस्त, ट्राइंगल ए क्यू आई, ट्राइंगल ए आर आई। 2 ट्राइंगल बन गए दोस्त, ट्राइंगल ए क्यू आई और ट्राइंगल ए आर आई। ये 2 ट्राइंगल बन गए। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए क्यू आई, ट्राइंगल ए आर आई, दोनों को देखो, दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल है। भाई ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। आप बोले जी सर राइट एंगल है, दोनों ही ट्राइंगल में ये साइड आर है, ये साइड आर है। आप बोलोगे जी सर दोनों ही ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने ये साइड जो है ए आई कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। अभी 90 डिग्री राइट एंगल है, एक साइड बराबर है आर आर, 90 के सामने हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। यहां एंगल आर के सामने अगर ये थीटा है तो एंगल साइड आर के सामने ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होगी। मतलब 2 एंगल बाइसेक्टर जहां से जा रहे थे, तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी वहीं से गया और तीनों जहां पे जाके मिले वो ट्राइंगल के इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर कहलाता है। समझ में आया? अरे तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसा? ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी? अरे बोल दो। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल बेकार सूरज। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी तक आपको इन सेंटर के बारे में बताया, इन सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, इन सेंटर से इन सर्कल कैसे खिंचता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलते हैं, इन सेंटर क्यों बनता है, मैंने आपको सारी जो थ्योरी है वो डिटेल में समझाई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ये ट्राइंगल बनाऊं, इस तरीके से ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है भाई, आई जो है इसका ये इन सेंटर है, आई जो है ये इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र। इसी ट्राइंगल एबीसी है, आई इसका इन सेंटर है। ठीक है, अगर आप इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाओगे, अगर आप इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये बात गारंटीड है कि ये वाली जो लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर होगी ऑफ एंगल बी का। इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, अंतः केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए, कि इन सेंटर बनता ही कैसे है, जहां एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटे वही इन सेंटर होता है। बोलो ना, बुद्धि में आया? आप ये बात बताइए, इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये वाली लाइन क्या होगी दोस्तों? ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे इस तरीके से 3 एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल आपका ये बन जाएगा और एक एंगल दोस्तों आपका ये बन जाएगा। तो आप बोलोगे जी सर ये 3 एंगल बनते हैं, आपको 3 एंगल निकालना है। आप बताइए एंगल बीआईसी की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? किसी साइड द्वारा इन सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है वो कैसे निकालेंगे? साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है वो कैसे निकालें? एंगल बीआईसी। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है पर तुम्हें तो याद होता नहीं। एंगल बीआईसी आपको निकालना है, साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो साइड बीसी द्वारा तीसरे वर्टेक्स पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल ए। ये एंगल कितना भाई? एंगल ए है ना। तो एंगल बीआईसी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। एंगल बीआईसी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। बात समझ में आई? क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? इसी तरीके से अगर आपको एंगल ए आई बी निकालना है, अगर आपको एंगल ए आई बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे निकालेंगे? साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है भाई? साइड ए बी द्वारा तीसरे वर्टेक्स पे ये बन रहा है सी, तो एंगल ए आई बी कितना होगा? 90 डिग्री प्लस सी बाई 2। 90 डिग्री प्लस सी बाई 2। बोलो हाँ जी हाँ, 90 डिग्री प्लस सी बाई 2। सबको याद है ये? प्रभात भैया, ये मैं आपको प्रूफ भी करके बता चुका हूं, इस पे सवाल भी हुए थे पर तुम तो ठहरे परदेसी।
ये साइड AC द्वारा इन सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल AIC। तो एंगल AIC कितना आएगा? साइड AC द्वारा वर्टेक्स B पे कितना बन रहा है? B, 90 डिग्री प्लस B/2। दिस इज द कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। कैसे आया भैया? आप जानते कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। अगर ये B है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, B/2 B/2, ये B/2 B/2। भाई ये तुम्हारा आधा आधा हो जाएगा, ये C/2, ये कौन C/2 बोलो। अगर आप ट्राइंगल BIC को देखो, त्रिभुज BIC को देखो, ये कौन B/2 है, ये C/2 है, ये कितना आ जाएगा एंगल BIC? एंगल BIC कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस B/2 प्लस C/2। सही है, बोलो, ये आ जाएगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अच्छा, B/2 प्लस C/2 कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस A/2, 90 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा कि नहीं? अवगत हो, तीनों कोणों का योगफल A प्लस B प्लस C, तीनों आंतरिक कोणों का योगफल ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो आधा करोगे तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, 180/2 90 डिग्री आएगा। नहीं तो B/2 प्लस C/2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये उधर जाएगा, 90 डिग्री माइनस A/2, 180 में से 90 घटाएंगे 90, और माइनस माइनस आएगा प्लस A/2, 90 डिग्री प्लस A/2। ऐसी कर लोगे? द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी पे भी सवाल पेपर में आता है। क्लियर है मेरे दोस्त? बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर भी सवाल लेंगे, फिर कंसेप्ट फिर सवाल। बताइए, ट्राइंगल PQR में O इन सेंटर है, एंगल P 42 है, तो एंगल QOR कितना होगा? एंगल P 42 है, एंगल QOR कितना होगा? O इन सेंटर है। कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री प्लस 42/2, 90 प्लस 21 111 डिग्री। आ गया वर्बल क्वेश्चन, 111 डिग्री। अरे बोलो ना, बोलो। ठीक है, O इन सेंटर एंगल P 42 है, तो 90 डिग्री प्लस P/2, 90 डिग्री प्लस 42/2, 111 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ट्राइंगल PQR में I इन सेंटर है, इस बार इन सेंटर पे एंगल दे दिया। साइड QR द्वारा इन सेंटर पे 107 बन रहा है, तो साइड QR द्वारा तीसरे वर्टेक्स P पे कितना बनेगा? एंगल P पूछा है, कितना होगा? 90 डिग्री प्लस P/2, 107 में से 90 घटाएंगे 17, और 17 का डबल 34 डिग्री, यानी कि एंगल P कितना होगा? 34 डिग्री। कर लोगे? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, 100% पेपर में पूछे जाने वाला। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे की चीजें कल बताऊंगा। बाय।